सो कॉन्सेप्ट अब ये जो है अभी हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आखिरी करा है ना, राइट। इसी के आगे एक और कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन दिया था उसमें था पर तुमने पूछा नहीं, है ना। मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के साथ एक और वर्ड आता है, दैट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। दिस इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। यहाँ पे वर्ड प्रोविजन और रिजर्व इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है, वो आप थोड़ा ध्यान रखना कि वर्ड प्रोविजन और रिजर्व अलग अलग है। बट इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन की जगह वो वर्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं बुक में किया है एक दो क्वेश्चन में, राइट। सो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स सिमिलर ऑन लाइंस ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि भैया मेरा फ्यूचर में बैड डेट होना है, उसके लिए मैं पैसा अलग कर रहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ही। तो इसका क्या मतलब होगा कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस देयर आर कस्टमर्स हु आर पेइंग अस अर्लियर इफ आस्क्ड और इफ ऑफर्ड कैश डिस्काउंट। तो एक ट्रेंड ये भी है कि साल में इतने लोग हमारे को प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देते हैं अगर हम पैसा मांगते हैं, तो विल हैव टू अलाउ डिस्काउंट ऑन द सेल वी हैव मेड, क्योंकि हमारा लॉस होगा ना, खर्चा है ना जो कि आएगा ही आएगा, राइट। क्योंकि हर साल का एक स्टैटिक ट्रेंड है, तो उसी के हिसाब से हम उसका भी प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जो डिस्काउंट हमें अगले साल अपनी सेल्स के ऊपर देना पड़ेगा उसका प्रोविजन हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हाउ वुड यू डू दैट? तो जैसे ये आएगा वैसे सबसे पहला काम वही है कि बैलेंस शीट पे जाओ, ठीक है। सबसे पहले किधर भागना है? बैलेंस शीट की तरफ भागना है आपको, ठीक है। एंड बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखोगे? मैं वही सिचुएशन कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, और लेट्स मेक अ सिचुएशन एक्चुअली कि वही ट्रायल बैलेंस है आपका, ठीक है। मैं देयर कैन बी ऑल केस 1 केस 2 दोनों बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे डेटर्स तुम्हारे 50,000 के थे एंड से बैड डेट भी थे 2,000 के, से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है 2,500 का, एंड द वर्ड डिस्काउंट अलाउड भी है 1,000 का, ठीक है। तो उसी सिचुएशन को रिडिफाइन कर रहा हूं, मतलब वो सारी सिचुएशन है तुम्हारे पास जो पहले थी। दैट वुड बी क्रिएट provision for doubtful debt at the rate of 5% on debtors, and उसके साथ है create provision for discount on debtors at the rate of 2% on debtors, ठीक है। And say there is further bad debts of rupees 2,000 or say 3,000, ठीक है। मतलब वो सारी स्टोरी है जो पहले थी, सिवाय एक स्टोरी के जो नहीं थी, दैट इज हमने इनकॉर्पोरेट किया एक और एडजस्टमेंट यहाँ पे, और हमने एक डिस्काउंट अलाउड भी लिखा है, ठीक है। तो जो कर रहे थे पहले वो अभी भी करोगे। क्या कर रहे थे पहले? सबसे पहले बैलेंस शीट पे गए थे आप, बैलेंस शीट में आप सबसे पहले डेटर्स लिख रहे हो, ट्रायल बैलेंस है 50,000, एनी बैड डेट जो ऑलरेडी बाहर है दैट वाज 3,000, सो 47,000,
Now you create provision for doubtful debt, sorry, the first one. इसके बाद provision for doubtful debts at the rate of 5% on this, that is 1350. Oh sorry, कितना हो गया? 2350. ठीक है, so that's 44,650. तो यहां तक तो कर लिया था ना, ये यहां तक का काम तो हम कर चुके थे, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का कब आएगा नंबर? ये डेटर थे आपके कितने के? 50 के, और बैड डेट हो गए 3000 के। ये जो बच्चे, इन पे अब आप डाउट कर सकते हो कि भैया हो सकता है ये पैसे ना दे, ठीक है। इनसे भी हमने वो डाउटफुल वाले हटा दिया आइटम, तो बचा इतना, ये है मेरे गुड डेट्स, मतलब जो पैसा देंगे, है ना। अब इनमें से इनको हमें डिस्काउंट देना पड़ सकता है अगर ये प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे, है ना। जो गुड डेट होंगे ये वही वाले अमाउंट बची है ना, जिससे उम्मीद करते हैं कि ये पैसा तो आएगा ही आएगा, दैट आर कॉल्ड गुड डेट्स। सो इन गुड डेट्स के ऊपर हमें फर्दर डिस्काउंट देना पड़ेगा। सो लेस करेंगे फिर हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ क्या था 2%। तो ये प्रोविजन लगता है इस पे जो डाउटफुल डेट्स है, मैंने डाउटफुल डेटर्स है, और ये लगता है गुड डेट्स पे, यानी कि जो गुड डेटर्स है। अब ये 2% इसका निकला, मैंने अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट क्यों कर लिया, 446.5 है ना। तो 446 हो गया कितना, 890 प्लस 12, 903 सर 89300। क्या करवा रहा है, जान लेगा क्या? 89300 कहां से आया भाई? अच्छा सर टोटल सर 893 893 कर दे, चल मेरा गलत हो नो सकता जीरो हटाना हो गया था है, 893। 50 है नहीं, 893। ठीक है, बाहर जो भी आया, ओके। तो नाउ अब इसका क्या काम है, ये प्रोविजन जो कर रहे थे हम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सेम काम करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। तो हम क्या कर रहे थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, फिलहाल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अंदर भी है और बाहर भी है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अंदर भी है और बाहर भी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई प्रोविजन न्यू प्लस बैड डेट ऑल इफ मोर देन प्रोविजन ओल्ड, तो जो कि है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रोविजन न्यू, कितना है प्रोविजन न्यू, दैट इज 2350 plus bad debt all, that's 2000 inside plus 3000 outside, so that's 5000. So the total is 7350 less provision old, पुराना कितना है अंदर 2500 का, बचा हुआ पीएनएल से लेना होगा, that is 4850। ठीक है, ये तो सब मैंने अभी करा है पुराना, इसमें नया कुछ नहीं किया है ना। ये जो सारी कहानी है ये पुरानी है। तो नई कहानी क्या है इसमें, नई कहानी है तुम्हारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो करना क्या है इसका, इसको उठा के यहाँ पे सीधा लिखना है, क्योंकि ये भी प्रोविजन यहीं से बनेगा ना। दिस इज केस 1, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, दैट इज हाउ मच 893, और जो डिस्काउंट अलाउड है वो नॉर्मली आ जाएगा जैसे आता था, दैट्स 1000। नॉर्मली केस 1 ही रहता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स में, ठीक है। इन केस अगर केस 2 भी कर देते तो उसकी भी ट्रीटमेंट सेम होगी जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की करते आए।
यहाँ पे एडिशनल अगर बाहर डिस्काउंट है, जो कि होगा नहीं, नॉर्मली डिस्काउंट बाहर एडिशनल कहाँ से मिलता है, राइट? पर अगर मिल गया तो वही पहले वो माइनस होगा इससे, जो आपके गुड डेटर्स है उससे डिस्काउंट माइनस करेंगे, उसके बाद आएंगे जो एग्जिस्ट रिमेनिंग गुड डेटर्स, फिर उस पे निकलेगा प्रोविजन। सो एवरीथिंग वुड रिमेन स्टैटिक, जो ट्रीटमेंट है सेम है, बट फिगर चेंज हो रहा है। मतलब जो डिस्काउंट का प्रोविजन निकाल रहे हो उसका फिगर चेंज हो रहा है कि वो निकलेगा किस पे, ये इस पे निकलता है, ये इस पे निकलता है, ये जो माइनर चेंज है इसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम रहनी। कुछ कह रहा है क्या जैसे? नहीं, ठीक है, खींचो। वैसे तो इस चैप्टर का ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, फिलहाल इसे भी कर रहे हैं, अभी तक हम सब ऑर्डर पे कर रहे थे, बट ये थोड़ा ऑर्डर यहाँ से हम ब्रेक कर रहा हूँ। दैट इज abnormal losses, ठीक है? So basically we're talking abnormal losses, and the word abnormal is nothing to do with you. तो abnormal losses का मतलब होता है कि the losses which are not in your control, और आपका ये losses मतलब जब होते हैं तो you are not aware of it, that is कुछ चीजें ऐसी होती है जो losses inherent है किसी प्रोसेस में, कि अब जामनगर से पेट्रोल अगर हम सपोज 1000 लीटर टैंकर में मंगवा रहे हैं दिल्ली तक, तो बट नेचुरल है कि वो 999 लीटर्स पहुंचेगा, हो सकता है 1 लीटर इवापोरेट हो जाए, चाहे आप कंटेनर कितने बढ़िया डिजाइन कर लो, है ना? तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि वो वेस्टेज होंगी या वो लॉसेस होंगी। अबनॉर्मलिटी किसे कहते हैं? जो आपके कंट्रोल में नहीं है, फायर, अर्थक्वेक, थेफ्ट, है ना? ये चीजें अब आपके कंट्रोल में थोड़ी है, ठीक है? तो इन चीजों से जो लॉस होता है उसे हम abnormal losses कहते हैं। So we are talking about goods here, कि goods lost by fire or any other eventualities. So goods lost by fire or any other eventuality, that is theft, flood, earthquake, कुछ भी हो, तो उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? So इसकी जर्नल एंट्रीज तो हम कर ही चुके हैं, है ना? मैंने आपको कहा है कि बाहर की जितनी चीजें हैं एज एडजस्टमेंट, दैट कैन बी ट्रीटेड ओनली इफ ओनली विद द जर्नल एंट्रीज, मतलब बाहर की जितनी चीजें वो जर्नल एंट्री पे डिपेंड करती है। So we're talking about goods lost by fire, and our first entry was goods lost by fire to purchases, और वही एंट्री हमें यहाँ पे इफेक्ट करनी पड़ेगी। So goods lost by fire to purchases में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग हमें किस तरफ जाना है, हमें परचेजेस रिड्यूस करनी है, तो हम सबसे पहले परचेजेस रिड्यूस करेंगे इन ट्रेडिंग अकाउंट, है ना? So let's make it together, that is trading and profit and loss account. So साथ ही बनाते हैं। So what we are talking about is the journal entry for goods lost by fire or any mishappening which is not in your control, which is abnormal in nature. So goods lost by fire का मतलब goods lost by fire to purchases, so it's going to reduce the purchases. Purchases कहाँ लिखते हो? ट्रेडिंग में यहाँ पे लिख रहे हो टू purchases, इससे माइनस करके दिखाओगे goods lost by fire, क्योंकि आपकी एंट्री कह रही है ऐसा। सो जो भी वैल्यू है उससे goods lost by fire माइनस करोगे एंड वैल्यू बाहर करोगे, ठीक है? नाउ आपने जब ये एंट्री पास की goods lost by fire to purchases, आपने एक नया अकाउंट ओपन कर लिया, दैट इज goods lost by fire अकाउंट का लेजर खुल गया ना, तो अल्टीमेटली इट्स अ लॉस दैट हैज टू बी बोर्न, बट द बर्डन हैजंट, हम बर्डन नॉर्मल प्रॉफिट पे नहीं डालना चाहते, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो है हम वो सही देखना चाहते हैं कि हमारी नॉर्मल सेल परचेज से क्या प्रॉफिट हुआ,
बट अल्टीमेटली जो आग लगी है या फ्लड आया है तो नुकसान तो हुआ ही है ना, तो कहीं तो वो नुकसान दिखाओगे ना. So that loss has to be ultimately shown in your P&L portion, that is to loss by fire etc या goods lost by fire etc. ठीक है, तो अल्टीमेटली कहीं पर तो आप दिखाओगे ना इसे, क्योंकि लॉस तो हुआ है तो ऊपर हम क्यों नहीं दिखाते. इसका रीजन मैंने जर्नल बनाते वक्त दिया था आपको. In order to see the real profit, we'll have to reduce the purchases. हमें अगर रियल प्रॉफिट देखना है तो हमें परचेजेस को रिड्यूस करना पड़ेगा. तो वो रियल प्रॉफिट कौन सा था, हम बात कर रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट कि जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालो तो जो सेल है उससे कंपेयर हो सिर्फ वो परचेज जो हमने सेल के लिए की थी. अब अगर आपका उसमें जो आग लग गया वो भी अगर इंक्लूड कर दोगे तो जो मार्जिन है वो गलत दिखेगी ना. मार्जिन का मतलब कि आप नॉर्मली गुड्स को जो सेल करते हो उसके बीच में क्या मार्जिन अर्न करते हो, क्योंकि ये आग तो रोज रोज लगनी नहीं है, राइट. सो आप उससे मार्जिन को गलत नहीं कर सकते ना किसी ईयर का. तो इन ऑर्डर टू सी द करेक्ट मार्जिन वी रिड्यूस द परचेजेस कि भाई मुझे करेक्ट प्रॉफिट देखना है. आपने देख लिया जब इसको लेस कर दिया परचेज से तो आप ग्रॉस प्रॉफिट देखोगे. वो ग्रॉस प्रॉफिट क्या डिनोट करता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट डिनोट करता है कि भाई सेल एंड परचेज व्हाट इज द प्रॉफिट यू हैव अर्न्ड, एक्सक्लूडिंग द अदर एक्सपेंसेस व्हिच जस्ट प्लेनली आप सेल प्लस परचेज के साथ परचेज के खर्चे लेके टोटल देख रहे हो. अब आप जब पीएनएल में अल्टीमेटली से डालोगे ना, अल्टीमेटली तो आपका नुकसान हुआ है ना, लॉस नहीं हुआ ऐसा तो नहीं है, नुकसान तो हुआ है. तो दैट लॉस हैज टू बी पुट टू द पीएनएल अकाउंट. अब इसके बाद इंश्योरेंस क्लेम भी मिल सकता है ना. तो इन केस योर इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड योर लॉस गेट्स रिड्यूस्ड. लॉस कम हो जाएगा ना, तो जितने से कम हो जाएगा लॉस वो रिड्यूस करेगा आपके लॉस के अमाउंट को. सो इंश्योरेंस क्लेम जो आपको मिलता है वो रिड्यूस करेगा लॉस. सो इफ दिस इज द फिगर जो ऊपर से लेके आए हम यहाँ सेम फिगर, उससे आपका इंश्योरेंस क्लेम जो है वो लॉस कम करेगा एंड फिर यू ब्रिंग दैट अमाउंट है. कहने का मतलब है पहले लॉस बाय फायर की दो ट्रीटमेंट होगी, एक यहाँ आएगा दूसरा यहाँ आएगा. इंश्योरेंस क्लेम आपकी इनकम है, आप यहाँ माइनस करके दिखाओगे तो दैट्स गुड फॉर प्रेजेंटेशन. मैं चाहूँ तो इसे इस तरह भी दिखा सकता हूँ पीएनएल के, मैं एज ए इनकम दिखा सकता हूँ ना इसे, राइट. क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम इज इनकम काइंड ऑफ, मतलब लॉस तो आप बुक कर ही चुके, उसके बाद जो उसके ऊपर से पैसा आ रहा है वो आपका प्रॉफिट हो गया या इनकम होगी कोई तरह. बट अल्टीमेटली पिक्चर क्या है, पिक्चर ये है कि इट्स गोइंग टू रिड्यूस द प्रॉफिट लॉस. तो इसकी प्रेजेंटेशन हम इससे माइनस करके दिखाते हैं. अब हम एक जगह तो डाल नहीं सकते इंश्योरेंस क्लेम को, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भी बाहर होगी आपके पास. अगर आपके पास सिर्फ लॉस की इंफॉर्मेशन है तो ये ट्रीटमेंट होगी. अगर आपके पास इंश्योरेंस क्लेम की ट्रीटमेंट है तो एक ही जगह तो नहीं आ सकती. ये इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ है, तो एडमिट हुआ है तो दूसरी तरफ मैं उसे करंट एसेट्स में दिखाऊंगा एज अ एसेट दैट इज इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल या सिंपली द वर्ड इंश्योरेंस क्लेम. तो इसकी भी दो ट्रीटमेंट होगी. और अगर एडमिट के बाद वो कहते हैं मिल भी गया है तो बैंक बढ़ाना, या इंस्टेड ऑफ इंश्योरेंस क्लेम बैंक वुड इंक्रीज. ये तो हो गया रहेगा भाई. हमने 3 स्टेजेस में पढ़ा है ना इंश्योरेंस को, मतलब 2 स्टेजेस में बेसिकली, कि एक तो हम एडमिट होता है पहले क्लेम और उसके बाद जाके पैसे मिलते हैं. तो अगर एडमिट हो गया है क्लेम फॉर अ सर्टेन अमाउंट, दैट सर्टेन अमाउंट इज गोइंग टू रिड्यूस द इंश्योरेंस एंड द लॉस एंड वी आर गोइंग टू शो इट एज एन एसेट फॉर अस, क्योंकि फ्यूचर में पैसे मिलेंगे. अब इसी की जगह वो कहते हैं कि एडमिटेड एंड रिसीव्ड द मनी, तो ये तो फिर भी करना पड़ता. इंश्योरेंस क्लेम को यहाँ पे रिड्यूस ये कर रहा होता है इनकम. दूसरी तरफ इंश्योरेंस क्लेम की जगह हम बैंक इंक्रीज कर रहे होते हैं, जो रेयरेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है आपके इस चैप्टर की. ठीक है, तो जो पॉसिबल सिचुएशन है वो ये है कि आपको लॉस बाय फायर की 2 ट्रीटमेंट करनी है और इंश्योरेंस क्लेम की 2 ट्रीटमेंट करनी है. ठीक है, स्क्रीनशॉट